नमस्कार हमारे प्यारे बच्चों। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। पढ़ाई भी अच्छी तरीके से आप लोगों की चल रही होगी और अपने पूरे परिवार के साथ भी आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एक टॉपिक क्लास नाइन्थ के गणित के ज्यामिति इकाई से, ज्यामिति यूनिट से हम लोगों ने लिया है कोणों का युग्म, जो बहुत महत्वपूर्ण ज्यामिति के यह टॉपिक है। इसके पहले कोणों के विषय में हम लोग पूरी जानकारी कर चुके हैं, कोणों के प्रकार के विषय में जाने हैं, कोणों के विषय में जाने हैं। अब हमें ये समझना है कि कोणों का युग्म क्या होता है। पेयर ऑफ एंगल्स, कोणों का युग्म का मतलब होता है पेयर ऑफ एंगल। युग्म मतलब कि जोड़ा, कोणों का जोड़ा। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, क्या है, इसके विषय में हम लोग जानते हैं। यानी ज्यामिति में कोणों का युग्म का मतलब कोणों के जोड़े से होता है। अब ये क्या होता है कि दो कोण में, दो कोई कोण होगा जिसमें विशेष एक संबंध होता है, जिसके कारण एक साथ वो दोनों दिखते हैं और वही कोणों के युग्म होता है। अब कई प्रकार के होते हैं, इसको हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं और ये ज्यामिति के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको समझने के बाद आगे बहुत सारे इस पर नाइन्थ में इस यूनिट में सवाल हैं, प्रश्न है, उसको हमको हल कर सकते हैं। अगर ये जानकारी सही तरीके से हमें हो जाती है तो आगे क्वेश्चन भी, प्रश्नों को हल करने में हमें बहुत मदद मिलेगी। तब देखते हैं पहला आसन्न कोण। इस आसन्न कोण को संलग्न कोण भी कहा जाता है। आसन्न कोण को संलग्न कोण भी हम कहते हैं। ये इंग्लिश में होता है एडजेसेंट एंगल। आसन्न कोण को एडजेसेंट एंगल कहा जाता है। अब इसमें देखते हैं क्या होता है। पहले ही हम लोग पढ़ चुके थे कि कोणों का युग्म यानी कोणों का जोड़ा, दो कोण होगा उसका जोड़ा है। अब इसमें देखते हैं कि क्या है। पहला है कि उनमें से एक दो आसन्न कोण कब कहलाते हैं। दो कोण आसन्न कोण कब होगा, जब सबसे पहला कि उनमें से एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, कॉमन वर्टेक्स, यानी शीर्ष हो, कॉमन उभयनिष्ठ शीर्ष हो। दूसरा क्या इसमें होती है, उनमें एक उभयनिष्ठ भुजा हो, यानी कॉमन एक भुजा हो। दो कोण होगा उसमें एक कॉमन शीर्ष होगा, यानी उभयनिष्ठ शीर्ष होगा, उभयनिष्ठ, और उसमें एक उभयनिष्ठ भुजा होगा, कॉमन भुजा होगी। उसके अलावा क्या होगा, उसमें गैर उभयनिष्ठ भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर स्थित होगा। अब देखते हैं एक फिगर से बना करके। सबसे पहले हम दो कोण कोई भी बनाते हैं। देखिए ये हो गया दो कोण, यहां पर हमने बना दिया, यहां पर बना हुआ है ए बी और सी हो गया, और यहां पर डी ले लेते हैं। ए बी, यहां पर सी और डी हो गया। ये हो गया, इसमें दो कोण हो गया, एक कोण ये हो गया और एक कोण ये हो गया, दोनों। अब कोणों का नाम लिखते हैं। देखिए तो पहला कोण क्या हो गया, कोण ए बी डी, ये हो गया। और दूसरा कोण क्या हो गया, इसमें कोण डी बी सी, कोण डी बी सी। अब इस पर हम देखते हैं कि कैसे ये आसन्न कोण है, एडजेसेंट एंगल इसको कैसे कहेंगे। अब इसमें पहला क्या बोल रहा है कि उनमें से एक उभयनिष्ठ कॉमन शीर्ष हो। अब देखिए कोण ए बी डी और कोण डी बी सी का ये कॉमन शीर्ष, यानी ये जो होता है उभयनिष्ठ शीर्ष, इसमें क्या होगा, उभयनिष्ठ शीर्ष, यानी उभयनिष्ठ शीर्ष इसमें क्या होगा, बी। इसमें उभयनिष्ठ शीर्ष क्या हो गया, बी हो गया। दूसरा क्या कहता है कि उनमें एक उभयनिष्ठ भुजा हो। अब देखिए भुजा उभयनिष्ठ दोनों में कॉमन हो, ये बीडी जो है उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी। बीडी क्या हो जाएगी, उभयनिष्ठ भुजा। बीडी हुआ उभयनिष्ठ भुजा, इसमें उभयनिष्ठ भुजा क्या हो गया, बीडी, जो इस कोण के लिए भी है और इस कोण में भी है, दोनों कोणों में ये उभयनिष्ठ भुजा है। तो अब ये दोनों बात हो गया। फिर कह रहा है कि गैर उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर हो। तो गैर उभयनिष्ठ भुजा कौन है, जो कॉमन नहीं है। इस कोण में, इस एंगल में ए बी नहीं, ए बी है, इस कोण में ए बी नहीं है, इसके जगह पर क्या है, बी सी है। तो ये जो दोनों भुजा है ये गैर उभयनिष्ठ भुजा कहलाएगी। इसका मतलब कि ए बी और बी सी गैर उभयनिष्ठ भुजा है और बी डी जो है उभयनिष्ठ भुजा है, कॉमन है, जो कि इस कोण के लिए भी है, इस कोण के लिए भी है। और इसमें कॉमन जो है, यानी कॉमन शीर्ष जो हो गया, उभयनिष्ठ शीर्ष क्या हो गया, बी। इसी शीर्ष से ये दोनों कोण है।
तो अतः हम कह सकते हैं, अतः एंगल ए बी डी तथा एंगल डी बी सी कौन सा कोण कहलाएगा? आसन्न कोण कहलाएगा। आसन्न कोण है। अब इसके बाद में हम आगे वाला कोण आसन्न कोण, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर मूल चीज को इसमें ये समझना है कि इसमें कॉमन वर्टेक्स होगा ये उभयनिष्ठ शीर्ष, और एक उभयनिष्ठ भुजा होगी, और जो गैर उभयनिष्ठ भुजा होगी उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ ये होगी, इसी को कहा जाएगा आसन्न कोण। अभी हम लोगों ने आसन्न कोण के विषय में पढ़े थे, कोणों के युग्म का में आसन्न कोण अभी पढ़ लिया हम लोग जाने। अब देखते हैं पूरक कोण। पूरक कोण को इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है। पूरक कोण को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये थोड़ा सा हम लोग आराम से समझ सकते हैं। दो कोणों का योग, जब किन्हीं भी दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, 90 अंश होता है, तो वो दोनों कोण एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक कोण होते हैं। कोई भी दो कोण जिसका योग जो है 90 डिग्री हो यानी 90 डिग्री हो, दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक कोण होगा। अब जैसे में यहाँ पर अगर 40 डिग्री है तो दूसरा ये 50 डिग्री होगा, यानी 40 डिग्री और 50 डिग्री ये दोनों का योग 90 डिग्री होगा। तो ये कोण जो होता है ये दोनों 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 50 डिग्री होगा और 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 40 डिग्री होगा। इस तरीके से इसे कहेंगे पूरक कोण। अब आगे देखते हैं, अगर कोई भी 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री पूछा जाए यानी पूरक कोण कितना होगा, तो 60 डिग्री का ये 30 डिग्री हो जाएगा, यानी दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। यानी दो कोण का योग 90 अंश हो यानी 90 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। आप फिगर से भी देखेंगे ये 90 डिग्री का होगा। इसमें कोई भी दो कोण होगा, सपोज कीजिए x डिग्री है और ये y डिग्री, तो कोई भी दो कोण यानी x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। ये x जो है y का पूरक है और y जो है x का पूरक है। इस तरीके से पूरक कोणों में हमेशा ये दिया रहेगा, तो दो कोण 90 अंश का होता है। अब आगे देखते हैं समपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या कहा जाता है। तो ये दो कोणों का योग 180 अंश हो, जैसे कि पूरक कोण में दो कोणों का योग 90 अंश होता है, उसी तरीके समपूरक कोण में दो कोणों का योग 180 अंश होता है, यानी 180 डिग्री का होता है। अब देखते हैं जैसे में ये होगा 100 डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस यहाँ पर हो जाएगा 80 डिग्री, ये दोनों कोणों का योग 180 हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि 100 डिग्री का समपूरक जो होता है 80 होता है और 80 डिग्री का समपूरक कोण 100 डिग्री होता है। इसी तरीके से कोई भी हम लिख सकते हैं 70 डिग्री का समपूरक अगर बताना हो तो ये हो जाएगा 110 डिग्री, यानी दोनों को मिलाने पर हो जाएगा 180 डिग्री। तो इससे हम कह सकते हैं कि 70 डिग्री का समपूरक 110 डिग्री होगा और 110 डिग्री का समपूरक 70 डिग्री होगा। अब फिगर से कोई भी एंगल्स होगा, देखिए आप x डिग्री y डिग्री, इसमें दो कोणों का योग क्या हो जाना चाहिए, यानी x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो ये दोनों हम अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि दो कोण जब 90 अंश का होंगे तो वो पूरक कोण कहे जाएंगे, और दो कोणों का योग जब 180 डिग्री होगा तो वो समपूरक कोण कहे जाएंगे। इसको हम अच्छी तरीके से समझ लें। अब देखिए, अभी हम लोग कोणों के युग्म में पीछे पढ़ चुके कई प्रकार के, अब पढ़ते हैं कोणों का रैखिक युग्म। कोणों का रैखिक युग्म लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या है इसको समझते हैं। ये जो है एक प्रकार का आसन्न कोण है जिसका एक वर्टेक्स होता है, इसमें कॉमन एक भुजा हुई होती है और दो अपोजिट साइड में होता है। अब इसको देखते हैं क्या होता है कि ऐसे दो आसन्न कोणों का युग्म जो एक सीधी रेखा बनाते हैं तथा जिनका योग 180 डिग्री होता है, कोणों का रैखिक युग्म कहलाते हैं। अब इसमें कई तरीके के, इसको हमको समझना है। हमारे बुक में क्वेश्चन में भी बहुत तरीके के रैखिक युग्म के विषय में हमको जानकारी प्राप्त करना है यहाँ पर। तो अब देखते हैं रैखिक युग्म में कोई भी दो कोण है, देखिए यहाँ पर ए बी सी और ओ है, तो ये एक
संलग्न कोण यानी आसन्न कोण है। यहाँ पर ये दो कोण हो गया, एक ये कोण हो गया और दूसरा यहाँ पर होगा AOC, एक कोण हो गया, दूसरा COB। इसमें कॉमन वर्टेक्स है और कॉमन भुजा भी है, उभयनिष्ठ भुजा भी है। अब ऐसा दो आसन्न कोण, यहाँ पर ऐसा आसन्न कोण दो जिनका क्या हो, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो। तो जब दो कोणों का योग 180 हो जाएगा और दोनों आसन्न कोण होंगे तो वो रैखिक युग्म कहलाएगा। अब ये दोनों, ये कोण यानी x डिग्री और ये y डिग्री, ये दोनों x डिग्री प्लस ये y डिग्री जो भी होगा, यहाँ पर ये दोनों का योग कितना हो जाएगा, आसन्न कोण हो जाएगा। अब एक और भी देखते हैं, जैसे कि देखते हैं ये एक बना हुआ है, दो रेखा जो है एक दूसरे को काट रही है, तो इसमें कोणों का योग जो 180 डिग्री होगा, यहाँ पर कोणों का रैखिक युग्म में हम लिख सकते हैं, देखिए ये कोण जो होगा ये कोणों का रैखिक युग्म है, क्योंकि एक ये सीधी रेखा ये बना रही है। फिर अगर हम इसको लिखते हैं कि ये जो है ये भी रैखिक युग्म कोणों का होगा, जो एक सीधी रेखा में ये बना रही है। फिर यहाँ से भी हम ले सकते हैं कि ये एक रैखिक युग्म होगा जो एक सीधी रेखा ये बना रही है। तो जहाँ दो कोण ऐसे आसन्न कोण हो जहाँ की दोनों का योग 180 अंश हो, यानी उससे एक सीधी रेखा बनती है, तो उसको कहा जाता है कोणों का रैखिक युग्म। अब अगला इसमें हम पढ़ते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या है? तो शीर्षाभिमुख कोण क्या है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण बनता है। अब यहाँ पर देखते हैं दो रेखाएं हैं, ये दो रेखाएं हो गई, एक हो गया A और B और दूसरा हो गया यहाँ पर C और D, एक बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ पर ये जो बना हुआ कोण होगा इसमें ये शीर्षाभिमुख कोण होगा, जो ये दो युग्म दो जोड़े यहाँ पर होते हैं। अब पहला कि ये एक कोण हो गया, एक जोड़ा, और यहाँ पर ये दूसरा हो गया, और ये सदैव जो होता है शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए क्या होगा, कोण AOC बराबर कोण होगा AOC और ये कोण हो जाएगा DOB, कोण DOB, ये दोनों बराबर होगा और ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। अब इसका देखिए यहाँ पर AOC हो गया, अब इसका AOD, कोण AOD बराबर कोण COB, कोण COB, ये शीर्षाभिमुख कोण है। यानी शीर्षाभिमुख कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं, यानी जितना ये होगा ये डिग्री होगा उतना ही इसके सामने वाला होगा, ये जितना डिग्री होगा ये भी उतना ही डिग्री का होगा। तो शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या है? जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर परिच्छेद करती है, काटती है, तो उनके आमने सामने का कोण जो होता है वो शीर्षाभिमुख कोण होता है, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में हमेशा बराबर होते हैं। अब आगे हम लोग अगला देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कोणों के युग्म में संगत कोण के विषय में। संगत कोण करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण किसे कहा जाता है? करेस्पॉन्डिंग एंगल। जब दो रेखाएं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोणों के युग्म, युग्म पहले भी हमें बता चुका है कि जोड़ा से होता है, संगत कोणों के युग्म बनते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो रेखाएं, ये दो रेखा एक दूसरे को, यहाँ पर दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, ये दो रेखा है इसको एक तिर्यक रेखा काटती है, तो यहाँ पर संगत कोण के युग्म बनते हैं। अब संगत कोण क्या है इसको देखते हैं। पहले यहाँ पर समझते हैं, ये दो रेखा है जो इनको तिर्यक रेखा काटती है, तो दो कंडीशन है। अब संगत कोण का मतलब क्या हो गया कि एक जो है देखिए यहाँ पर ये ऊपर की तरफ में है, इस रेखा के ऊपर की तरफ कोण है जो 1 और 2 है, इस रेखा के ऊपर की तरफ कोण है जो 6 और 5 है। ध्यान से हम लोग समझेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा। पहले हमने देखा कि इस रेखा के ऊपर क्या है 1 और 2, इस रेखा के ऊपर दो कोण है जो 6 और 5 है। अब देखते हैं रेखा के, इस रेखा के नीचे 4 है और यहाँ पर 3 है, इस रेखा के नीचे वाले कोण जो है 7 है और 8 है। अब इसमें संगत कोण क्या होगा? सबसे पहले देखेंगे 1 का संगत कोण क्या होता है। 1 का संगत कोण क्या होगा? तो जो इसके साथ इसके जस्ट ऊपर होगा, ये 1 जो है ऊपर है, उसी तरीके से इस रेखा के इस इधर साइड में, यहाँ पर तिर्यक रेखा के बाएं साइड में एक तरफ में ये 1 है, तो इसके संगत कोण क्या हो सकता है? 6 हो जाएगा।
ये ऊपर 1 भी है और इस रेखा की ये भी ऊपर है, इसलिए ये रेखा और ये कोण 1 और कोण 6 ये दोनों क्या हो जाएगा, संगत कोण होगा। ठीक उसी प्रकार से ये कोण 2 है, ये भी ऊपर है, तो यहाँ पर इसे देखेंगे तो कोण 5 यानी ये कोण और ये कोण ये दोनों संगत कोण होगा। इसका मतलब कि कोण 1 और कोण 6 ये दोनों संगत कोण है, और यहाँ पर कोण 2 और कोण 5 ये दोनों संगत कोण है। अब देखते हैं नीचे वाला क्या। अब कोण 4 है, अब कोण 4 का संगत क्या हो सकता है, 6 हो सकता है। कोण 4 का संगत क्या होगा, ये 6 होगा, और कोण 3 का संगत क्या होगा, कोण 8 होगा। एक तरफ जो होगा, अब इस साइड में ये तिर्यक रेखा के एक तरफ ऊपर वाला कोण 1 कोण 6 ये संगत कोण हो गया, और इस ऊपर वाला दाहिने साइड में ये 2 और ये 5 ये संगत कोण होगा। फिर नीचे वाला देखते हैं तो ये 4 का संगत ये कोण 7 हो जाएगा, कोण 3 का संगत कोण 8 हो जाएगा। ये हमारा संगत कोण है। अब यहाँ पर भी देखते हैं उसी तरीके से, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। अब आगे हम पढ़ते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होता है इसको हम समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो यहाँ पर एकांतर कोण बनते हैं। तो एकांतर का मतलब आप समझ, एक का अंतर दे करके, इसी तरह हम समझ सकते हैं कि एक का अंतर दे करके जो कोण होगा वो एकांतर कोण कहलाएगा। इसमें भी दो तरीके का कोण होता है। इसको एकांतर कोण को अल्टरनेट एंगल्स भी कहा जाता है। एकांतर कोण को अंग्रेजी में अल्टरनेट एंगल कहा जाता है। अब इसको समझते हैं, इसमें दो तरीके का कोण होता है। एक एकांतर अंतः कोण होते हैं और एक एकांतर बाह्य कोण। अंतः कोण इंटीरियर एंगल्स होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और दूसरा जो होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बाह्य होता है। अब देखते हैं पहले एकांतर कोण हमको समझते हैं। पहला 1 है, अगर किधर से भी हम चलेंगे तो छोड़ के 1 का एकांतर क्या क्या हो सकता है, तब हम अंतः और बाह्य समझेंगे। पहले 1 का एकांतर क्या हो सकता है, इधर से चलेंगे तो देखिए 2 है, एंगल 1 का इधर चलेंगे तो 2, इसको छोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 1 का 3 भी एकांतर कोण है। फिर इधर देखिए, यहाँ से चलेंगे, अगर 4 को लेते हैं तो किधर भी चलेंगे एक छोड़ करके उसका एकांतर कोण होगा। अब 4 से नीचे आएंगे तो 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पर एक नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा 8, एकांतर कोण होगा। तो कहीं भी एक छोड़ करके अगर आगे बढ़ेंगे तो उसका एकांतर कोण होगा। अब देखिए अंतः कोण और बाह्य कोण, एकांतर अंतर कोण का युग्म, एकांतर बाह्य कोणों का युग्म क्या क्या है इसमें देखते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एकांतर पहले अंतः कोणों का युग्म क्या है। तो इसमें अंतः कोण यानी अंदर का, आप देखते हैं ये जो है अंदर वाला भाग है, ये अंदर की। अब इसमें अंदर में भी कितना कोण है, 1 2 3 4, ये 4 है। बाहर में भी कितना है, 1 2 3 4, अंदर में भी 4 कोण है और बाहर में भी 4 कोण है। अब इसमें अंतः कोणों का युग्म में इसमें अंतर में छोड़ करके, अब देखिए यहाँ पर एंगल 4 है, इसका एकांतर कोण क्या होगा, तो अंदर ही हमको देखना है, बाहर नहीं जाना है। अंदर में एंगल 4 का यहाँ पर 5 है, इसको छोड़ करके एंगल 6 होगा। अतः हम कह सकते हैं कि एंगल 4 का अंतः कोण क्या हो जाएगा, एंगल 6 हो जाएगा। ये एंगल 4 का अंतः कोण एंगल 6 है। मैंने यहाँ पर लिख भी डाला है कि एंगल 4 तथा एंगल 6 ये दोनों जो है एकांतर कोण है। लेकिन कौन सा एकांतर कोण है, अंतः एकांतर कोण है, यानी इंटीरियर एंगल्स है। अब दूसरा इसमें देखते हैं, ये 3 है, एंगल 3 जो है इसका एकांतर कोण क्या हो सकता है, एंगल 3 का, ये यहाँ से एंगल 3 के बाद अंदर में ये कोण एंगल 6 है। अब इसका एकांतर, इसको छोड़ करके इधर आएंगे तो एंगल 5 हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि एंगल 3 का अंतः एकांतर कोण एंगल 5 है, यानी इसका जो है ये एंगल 5 है। ये एकांतर कोण दो युग्म हो गया। अब बाह्य कोण में देखते हैं कि एकांतर कोण बाह्य कोण क्या होता है। तो अब देखते हैं, ये 1 है, ये बाह्य कोण हो गया, इधर में बाह्य कोण 2 हो गया, इधर में बाह्य कोण 7 हो गया, इधर में 8 हो गए, ये 4 हो गए, ये एंगल्स जो बाह्य कोण होते हैं। अब इसमें देखते हैं कि इसका 1 का बाह्य जो कोण है ये क्या होगा, बाह्य एकांतर कोण क्या होगा। तो 1 का यहाँ पर देखते हैं, 1 के बाद बाहर में 8 है, इसको छोड़ कर देंगे तो ये 7 हो जाएगा। अतः 1 तथा एंगल 7, एंगल 1 तथा एंगल 7 ये जो है एकांतर कोण है। कौन कोण है, एकांतर बाह्य कोण है, जो बाहर की तरफ में है। एकांतर बाह्य कोण एंगल 1
और एंगल 7। उसी तरीके से एंगल 2 का एकांतर बाह्य कोण कौन होगा? एंगल 2 का जो होगा, ये 7 बाहर में 7 है, इसको छोड़ करके 8 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर बाह्य कोण भी 2 जोड़े हो गए। यहाँ पर एंगल 1 का एंगल 7 हो गया, एंगल 1 का एंगल 7 होगा, और एंगल 2 का एंगल 7 को छोड़कर यहाँ पर 8 होगा। तो ये जो हो गया बाह्य कोण हो गया। तो हम दोनों समझ गए कि अंतः कोण अंदर वाला कोण की बात है, और बाह्य कोण जो होगा बाहर वाले बात। और इसमें केवल एक कोणों का अंतर दे करके जो आएगा कोण, वो हमारा एकांतर कोण होगा, यानी एक के अंतर में। तो यहाँ पर फिर देख लिए हम कि 4 का जो होगा एक छोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, और 3 का ये अंतर एकांतर कोण 5 हो जाएगा। या अगर 5 का हम बात करें तो 5 का क्या होगा? तो 5 का एकांतर अंतः कोण जो होगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 का जो होगा यहाँ पर 5 हो जाएगा, या 4 का एकांतर कोण 6 हो जाएगा। इसी तरीके से बाह्य कोण में 1 का हो जाएगा 7, और 2 का हो जाएगा 8, या 8 का बोला जाएगा तो एंगल 8 का एकांतर कोण जो हो जाएगा 7 को छोड़कर बाह्य 2 हो जाएगा, और 7 का 1 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा एकांतर कोण है। तो क्लास 9th के ज्यामिति में कोणों के युग में ये सारे कोण आते हैं। इसमें हम लोग को अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अगर ये जानकारी हमारी हो जाती है तो इस यूनिट में जो सवाल हमारे होंगे, जो प्रश्न होंगे क्लास 9 का, ये करने में बहुत हमें सहयोग मिलेगा। आसानी तरीके से उसे हम हल कर सकते हैं। फिर इसमें हम आगे यूनिट के सवालों को हल करेंगे। इसमें 9th के क्लास के मैथ के आगे के सवालों को हम लोग रेखा गणित का हल करेंगे। अब ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सारे बातें आप लोग कोणों के युग्म के विषय में आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, और लाइक भी करें, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।